तो बच्चों सेकंड चैप्टर की हम लोग बात करेंगे। चैप्टर सेकंड क्या नाम है भाई? चैप्टर सेकंड का नाम क्या है? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। हाँ, सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि भाई चैप्टर का नाम अगर बच्चे को पता है, इसका मतलब ये है कि बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट है ना। और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको चैप्टर फर्स्ट का नाम नहीं पता होगा। चैप्टर फर्स्ट का नाम भी पता होना चाहिए। आपके चैप्टर 13 के 13 चैप्टर का नाम जिस बच्चे को पता है, ये 100% श्योर है कि वो क्लास के अंदर टॉपर होगा। ठीक है ना। तो सेकंड चैप्टर का नाम है हमारे पास में क्या? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, फटफट से रिवीजन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ गया कौन सा वर्ड? एसिड्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसिड्स के बारे में। तो एसिड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले भाई किसी चीज की मैं बोलूं बिल्ली, तो भाई मुझे उसकी चीजें पता तो हो कि बिल्ली ऐसी होती है। तो एसिड अगर कोई चीज है तो उसके बारे में पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसकी प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एसिड्स की प्रॉपर्टीज की। तो एसिड्स की भी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, बेसिस की भी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और सॉल्ट्स की भी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, पर हम लोग ये बोलेंगे कि प्रॉपर्टीज दो तरह की है। कौन कौन सी है? केमिकल एंड फिजिकल। शाबाश बेटा। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी पहले किसकी? एसिड्स की, फिर बेस की और फिर सॉल्ट्स की। ठीक है, तो सबसे पहले उसी टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करें कि एसिड्स की क्या क्या खास बातें, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो कुछ तुम बताओ, मैं इधर से मैच करूंगा, है ना। तुम्हारे नोट्स पलट दो कि भाई तुम्हें बताना हो, है ना। मैं यहां से बोलूंगा कि भाई आपसे पूछूंगा, आप बताना, मैं मैच करूंगा भाई आपको कौन सी कितनी प्रॉपर्टीज उसके अंदर आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो भाई बताओ। देखिए सबसे पहले आप बताओ बेटा। Acids are sour in taste. सोर इन टेस्ट। शाबाश। सोर यानी क्या होता है? खट्टा। शाबाश। एक प्रॉपर्टी तो हो गई भाई, ये सोर होते हैं टेस्ट में। दूसरी क्या प्रॉपर्टी होगी? एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड अगर एसिड जो है वो सूखा है, ड्राई है, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा, पर जब उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा तो वो कंडक्ट करेगा। और बताओ बेटा, और बताओ कुछ। It turns blue litmus paper red. ब्लू लिटमस पेपर रेड और रेड लिटमस पेपर ब्लू। इसकी हम लोगों ने एक ट्रिक सीखी है। क्या ट्रिक है वो? अनिल और क्या है? शालिनी। या इसको हम लोग बेस के लिए बालिनी बोल दें। ठीक है, तो अनिल फॉर एसिड, नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है, तो ब्लू को कर देगा रेड। तो जो हमारा एसिड है वो क्या कर देता है? रेड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। बहुत बढ़िया। और बताओ कुछ। एसिड हैव pH 0 to 7। शाबाश। पीएच की बात शुरुआत के चैप्टर में ही, चैप्टर के शुरुआत में ही करना है। इसका मतलब आपको इस चैप्टर के बारे में पता है कि आगे ये भी है। वेरी गुड बेटा। तो पीएच जो है उसकी वैल्यू क्या है? लेस देन 7, 7 से नीचे कम। शाबाश। और बताओ। Acids deassociates H plus ions when dissolved in water. बहुत बढ़िया, कि H प्लस आयन देंगे जब इनको पानी के अंदर घोला जाएगा। बहुत बढ़िया। और बताओ। when acid react with metal to form salt and hydrogen गैस। पर ये एक केमिकल प्रॉपर्टी होगी, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या अंतर है? केमिकल प्रॉपर्टी वो है जिसके अंदर एसिड ही बना रहे। सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टी वो है जिसमें एसिड ही बना रहे। जैसे मैंने बोला ये एसिड सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो आपने बोला भाई ये एक लिक्विड है, तो उसमें एसिड पे कोई भी फर्क पड़ा क्या उसका फॉर्मूला चेंज हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि वो जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर कोई फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। पर अगर किसी के साथ रिएक्शन कराई तो वो सॉल्ट बन गया, तो इसका मतलब उसका फॉर्मूला क्या हुआ? चेंज। जब फॉर्मूला चेंज हुआ इसका मतलब वो क्या होगा? एक केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन वाली रिएक्शन आपने बताई ना, वो एक केमिकल चेंज है। ठीक है, तो बच्चों ये काफी अच्छी प्रॉपर्टीज थी आपने बताई, है ना। अब हम लोग बात करेंगे बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ओके,
कि बेसिस की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या बेस जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो बेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेस का टेस्ट कैसा होगा? बिटर। बिटर। बिटर यानी हिंदी में क्या होता है? कड़वा। कड़वा टेस्ट देता है, ठीक है। अगर उसको टच करेंगे, हाथ लगाएंगे तो कैसा फील करेगा वो? सोपी। सोपी। सोपी यानी साबुन जैसा टच देगा, है ना, स्लिपरी सा, सोपी सा टच देगा। उसके बाद में अगर अभी हम लोगों ने बात करी बालिनी की, तो इसका मतलब बेस जो है वो लाल से क्या कर देता है? नीला कर देता है। शाबाश। उसके बाद हम लोगों ने बात करी है कि भाई जो हमारा ये बेस है, बेस की क्या खास बात है कि बेस पानी में जाने पर कौन सा आयन देगा? OH माइनस आयन देगा। और एसिड कौन सा देगा? H+ आयन। शाबाश। इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? मोर देन 7। मोर देन 7, बहुत बढ़िया। मोर देन 7 पीएच वैल्यू होगी बेस की, बहुत बढ़िया, ठीक है। और जो बेस पानी के अंदर घुल जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? एल्कली बेस। और जो पानी में नहीं घुलते उनको नॉन एल्कली बेस। बहुत ही अच्छा, बहुत शाबाश, है ना। अब देखो भाई, यहां हम लोग सारी बातें कर चुके हैं एसिड की और बेस की प्रॉपर्टीज की, है ना। अब यहां हम लोग बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हम लोग एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात, ठीक है। एसिड की क्या क्या खास बात है कि जो एसिड है वो किस किस से रिएक्ट करता है, जो अपने चैप्टर में है। तो सबसे पहले एसिड रिएक्ट करता है किससे? मेटल से। फिर किससे रिएक्ट करेगा? मेटल कार्बोनेट्स। शाबाश, मेटल कार्बोनेट्स। और फिर मेटल बाइकार्बोनेट्स। मेटल बाइकार्बोनेट्स। और बेस। बहुत ही अच्छा बेटा, और बेस। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जवाब, है ना। अब इसके अंदर मैं अगर बात करूं कि मेटल के साथ में जब एसिड रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा? एसिड की रिएक्शन जब मेटल के साथ होगी तो दो चीजें बनेगी, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। दो एग्जांपल दे दो यार, दो एग्जांपल। Zn+H2SO4 शाबाश gives ZnSO4 plus H2 gas। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। तू बताओ टाइप। Na+HCl gives NaCl plus H2। Na+HCl gives NaCl plus H2, बहुत ही सुंदर। ये हो गई हमारी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। यहां पे कुछ क्वेश्चन था, याद है? वो क्वेश्चन था, अब आप जो भी ऑनलाइन देख रहे हो तो भैया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और आप लोग मुझे ऑफलाइन बताना एग्जैक्ट क्लास के बाद में कि एक ऐसा एसिड है जो हर एक मेटल से रिएक्ट नहीं कर रहा है और कुछ स्पेसिफिक मेटल से रिएक्ट कर रहा है, दैट इज HNO3। तो HNO3 एक ऐसा स्पेशल एसिड है जो कि हर एक मेटल से रिएक्ट नहीं कर रहा। किससे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये भी जरूरी है जानना, है ना। तो एक बार एनसीईआरटी से उसका रिवीजन करके मुझे बताओ कि भाई ये क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको पॉज कर देता हूँ, आप लोग मुझे बताओ, और जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो इसके अंदर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि HNO3 जो है वो किस किस एसिड से मेटल से रिएक्ट करता है और क्यों करता है। अब बात करेंगे हम लोग मेटल कार्बोनेट के साथ में एसिड की रिएक्शन। मेटल का कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब क्या हुआ? कार्बोनेट होता है CO3-2। तो किसी भी मेटल के साथ में अगर CO3-2 लगा हुआ है तो ये एक हो जाएगा मेटल का कार्बोनेट। मैं आपसे पूछूंगा कुछ उदाहरण जिसके अंदर आप बताओ कि मेटल के कार्बोनेट का ये एग्जांपल है सर, बताओ देखिए कुछ। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, जैसे फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट का Na के ऊपर प्लस लगा दो, CO3 के ऊपर -2 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Na2CO3, 100%। ठीक है। अब बताओ भैया कैल्शियम का बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। शाबाश, CaCO3, बहुत ही बढ़िया। क्यों CaCO3? क्योंकि प्लस और माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए, बहुत बढ़िया। अब मेटल का कार्बोनेट जो तुमने बोला है उसी की रिएक्शन करा लेते हैं, यस सर, है ना। तो मेटल का जो कार्बोनेट है उसकी रिएक्शन में करा रहा हूं किसके साथ? एसिड के साथ। तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट। एक एक एग्जांपल दे देंगे अपन। मेटल कार्बोनेट जैसे अगर मैं Na2CO3 की रिएक्शन HCl के साथ कराऊं तो बेटा क्या होगा? HCl Na2CO3 की। तो सिंपल है, CO2 तो आपको निकालना ही है,
H2O आपको निकालना ही है। अब जो सॉल्ट बनाना है उसमें बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सर एक मिनट बेटा, जो भी मेटल का कार्बोनेट है उसके अंदर से तो आपको निकालनी है मेटल, और जो भी आपका एसिड है उसमें से आपको क्या निकालना है? नेगेटिव आयन। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोल दिया, ये हमारे को सॉल्ट बनाने का तरीका बता रहा हूं मैं, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई यहां है Na2CO3, इसकी रिएक्शन कराई HCl के साथ में, तो मेटल के कार्बोनेट से तो मेटल निकाली, मतलब निकाल लिया सोडियम, और एसिड से हम लोग निकाल लेंगे नेगेटिव आयन, मतलब निकाल लिया हमने Cl-, तो हमारे पास सॉल्ट क्या बन जाएगा? NaCl। सिंपल है ना? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो सेम है, और साथ में सॉल्ट इस तरीके से बनाना है। ठीक है, अब आ जाएगा मेटल का बाइकार्बोनेट। तो मेटल की बाइकार्बोनेट को बताने की जरूरत नहीं है, मेटल का बाइकार्बोनेट सेम रिएक्ट करेगा जैसे कार्बोनेट करेगा, सेम H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट बनेगा। अब आ जाती है मेन और मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो किस किस के बीच में होती है? एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस। अच्छा मुझे बताओ, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है दैट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक तो क्यों, एक्सोथर्मिक तो क्यों? बहुत अच्छा लगा पोज देख करके, है ना? एक्सोथर्मिक। मूवीज में जाना बेटा, पोज देना वहां पे। एक्सोथर्मिक तो क्यों, एंडोथर्मिक तो क्यों? ठीक है भैया, जिसको भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो उनको भी अगर नहीं पता हो तो बताओ भाई, पढ़ करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, याद हो जाएगा भाई क्यों होता है ना? इसका आंसर आप लोग खुद ही देना मुझे कि एसिड और बेस की रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है या एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, एक जनरल सा हिंट में दे देता हूं, कोई भी चीज अगर न्यूट्रल होगी तो न्यूट्रल का मतलब होता है स्टेबल। न्यूट्रल मतलब क्या हुआ? स्टेबल। न्यूट्रल मतलब होता है कि वो फालतू किससे रिएक्ट नहीं कर रहा, वो एग्जिस्टेंस में है। और जो चीज एग्जिस्टेंस में होती है ना, एक बात याद रखना, उसकी एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कम। इसका मतलब एनर्जी कम हुई मतलब एनर्जी निकली। अब तुम खुद समझदार हो कि भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है या एक्सोथर्मिक। ठीक है बेटा, एसिड और बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसका एक एग्जांपल देंगे हम लोग। इसमें क्या बनेगा? सॉल्ट और क्या बनेगा? वाटर। एक एग्जांपल ले लेंगे हम लोग सिंपल सा, NaOH की रिएक्शन किसके साथ? HCl के साथ। क्या बनेगा? NaCl और क्या बनेगा? H2O। ठीक है, और कोई रिएक्शन देंगे तो भी हम कर सकते हैं, सिंपल सी, वाटर तो बनाना ही है। और जो मैंने बताया अभी यहाँ पर चीज इंपॉर्टेंट है, एसिड से हमेशा कौन सा आयन निकलेगा? H+। बेसिक, या ही बोल देंगे नेगेटिव आयन। जो सॉल्ट बनेगा ना उसकी बात कर रहा हूं मैं। सॉल्ट बनाने के लिए एसिड से कौन सा आयन देंगे? नेगेटिव आयन। ठीक है, और जो बेस होगा उससे क्या निकलेगा? पॉजिटिव आयन। ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर के क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये हो गई हमारी बात एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब हम लोग बात करेंगे बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज की। बेस की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज जरा याद दिलाना तो। When base reacts with metal. मेटल के साथ में रिएक्शन। सेकंड, When base react with metal carbonates. मेटल कार्बोनेट्स। श्योर? एक बार रिवाइज करो बेटा इसको। तो भैया ये रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन किसके साथ है? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे CO2, CCO3. NO2, SO2, और एक और लास्ट रिएक्शन है हमारी कौन सी? विद एसिड्स। अब CO2, NO2 और SO2 के साथ में बेस क्यों रिएक्ट कर रहा है? उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं ये खुद कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। एसिडिक क्यों होते हैं इसकी बात हम लोगों ने करी थी एसिड रेन में। एसिड रेन क्या होती है?
तो एसिड रेन की जब हम लोगों ने बात करी थी तो हमने बताया था कि जो हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड NO2 SO2 प्रेजेंट है, ये क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है, बादलों के अंदर जाती है, बादलों के अंदर क्या करेगी, क्लाउड्स के अंदर ये स्पार्किंग जो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बिजली कड़कना, है ना, उसकी वजह से क्या होगा, ये CO2 NO2 और SO2 किससे रिएक्ट करेगी, वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, वाटर के साथ रिएक्ट करके और क्या बनाएगी, एसिड बनाएगी। इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, एसिड के साथ जो बेस की रिएक्शन है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी हम लोगों ने पढ़ी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेस की केवल दो रिएक्शन हमको पढ़नी है, एक तो पढ़नी है मेटल के साथ और एक पढ़नी है नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ। तो बेस के साथ जो रिएक्शन होगी एसिड की, बेस की, वो मेटल के साथ जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, क्या होता है जब बेस किसी मेटल से रिएक्ट करता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, शाबाश, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, और क्या होगा जब हमारा बेस किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने NaOH की रिएक्शन कराई किसके साथ, CO2 के साथ कराई, तो क्या बनेगा, है कार्बोनिक एसिड, वाटर बनेगा, एक तो H2O और Na2CO3, है ना। इसमें हम लोग NaOH को 2 बार लिख दें तो ये रिएक्शन आसानी से समझ में आ जाती है। क्या करेंगे, Na2 एक O को लेकर के CO2 को कैप्चर कर लो, Na2CO3 और वाटर बन गया, सिंपल, कितनी आसान ट्रिक है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास में Na2CO3 की वाटर के साथ रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, ये हो गई हमारी रिएक्शंस। इसके अंदर एक रिएक्शन और बच गई और वो स्पेशल रिएक्शन है। वो स्पेशल रिएक्शन इसलिए क्योंकि वो एसिड की रिएक्शन है, किसके साथ में, मेटल ऑक्साइड्स के साथ में। मेटल ऑक्साइड्स मैंने आपको बताया, मेटल ऑक्साइड्स कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कितनी तरह के, 3 तरह के। कौन कौन से, एक तो होता है एसिडिक मेटल ऑक्साइड, एक होता है बेसिक और एक होता है एम्फोटेरिक। ठीक है, एसिडिक मेटल ऑक्साइड, बेसिक मेटल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड कौन होते हैं, इनकी एक एक बात बताता हूं। जिनकी अंदर जो मेटल है, मेटल के ऊपर जो चार्ज होता है ना, वो +5 या +6 हो। मेटल के ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए, +5 या +6। वो कैसे होंगे, एसिडिक। जिसके अंदर मेटल के ऊपर चार्ज +1 या +2 हो, वो कैसे होंगे, बेसिक। और जिसके अंदर मेटल के ऊपर चार्ज +3 या +4 हो, तो वो कैसे होंगे, एम्फोटेरिक। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एम्फोटेरिक, जैसे बेसिक का एक एग्जाम्पल दो, तो जो एल्कली मेटल है और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है, कौन कौन से बेटा याद है क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक। जो बेसिक ऑक्साइड है वो ही किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल Al2O3, क्योंकि एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज होता है, +3, तो जिसपे +3 या +4 जनरली ये चार्ज हो इसी रेंज का, वो कैसे होता है, एम्फोटेरिक। जैसे Fe2O3 है ना, कैसा हो गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया। सिंपल, 2 एग्जांपल तो याद रखने ही रखने चाहिए। ठीक है, और एसिडिक ऑक्साइड जो है वो अभी तुम्हारे है नहीं, वो 12th क्लास के अंदर जाएंगे। जैसे मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीज का ऑक्साइड है ना, MnO4-, क्रोमियम का ऑक्साइड Cr2O7-2, इस तरह के ऑक्साइड उसके अंदर एग्जांपल में आते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसमें जो एसिड है वो मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा, तो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या होगा, तो एग्जांपल ले लेते हैं। HCl की रिएक्शन कराई मैंने, एक मेटल ऑक्साइड ले लिया मैंने
Na2O से। तो ये एक एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने, Na2O जो एक मेटल ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन HCl से कराएंगे। ये जो मेटल ऑक्साइड Na2O मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये एक बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है ना। बेसिक ऑक्साइड की रिएक्शन हम लोग HCl से कराएंगे तो सिंपल है, इसका Cl और इसका Na, बाहर क्या निकल जाएगा, सॉल्ट। सॉल्ट क्या बना, NaCl, और साथ में H2O बनना है, इसमें हाइड्रोजन इसका, ऑक्सीजन इसका है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई आगे बढ़ेंगे हम लोग। बेस के बाद में बेस की प्रॉपर्टीज हो गई, एसिड्स की प्रॉपर्टीज हो गई, अब कौन आया, सॉल्ट, ठीक है। अब सॉल्ट की क्या क्या खास बातें होती है, सॉल्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो भाई देखो अगला आ गया सॉल्ट की प्रॉपर्टीज। तो सॉल्ट की प्रॉपर्टीज की पहली प्रॉपर्टी है सॉल्ट इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, सॉल्ट कैन डिजोल्व इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, सॉल्ट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, सॉल्ट वाटर इज द ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन से चैप्टर के अंदर, कहां पे सुना था हम लोगों ने, 3 इडियट्स में। 3 इडियट्स देखी है, नहीं देखी, देखिए तूने देखी, नहीं देखी, देखनी चाहिए बेटा। 3 इडियट्स के अंदर क्या होता है, रणछोड़ दास चाचड़, मैंने बताया भी था कि वो जब जाता हॉस्टल में रैगिंग हो रही होती है तो एक चम्मच लेकर के और उसके किवाड़ के नीचे से वो निकाल देता है, फिर उसके ऊपर जब सीनियर बोलता है कि भाई मैं इसके ऊपर सुसु कर दूंगा, तो वो सुसु करने के लिए जाता है। तो सॉल्ट वाटर इज द ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। हाँ, तो वो बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा इसका कि सॉल्ट वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब आपको पता ही है, इसीलिए सॉल्ट मत खाना भाई, साथ में बनेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। आगे देखो और चीजें, जो सॉल्ट है उसका पॉजिटिव कम्स फ्रॉम बेस and negative comes from acid. So there are 3 types of salt. One is acidic, basic and neutral salt. 3 types of salt, ठीक है। ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनेंगे, तो इसके लिए हमको याद होना चाहिए बेस 2 तरह के होते हैं और एसिड भी 2 तरह के होते हैं। बेस 2 तरह के कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। बेस 2 तरह के होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। और जो एसिड होंगे वो भी कितने तरह के होंगे, 2 तरीके के, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। दोनों के आपको एग्जाम्पल याद होना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होंगे बेटा, NaOH, जो इजीली डिसॉल्व हो जाए किसमें, इन वाटर। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड भी कौन होंगे, जो इजीली डिसॉल्व हो जाए इन वाटर। वीक बेस और वीक एसिड कौन होंगे, जो डू नॉट इजीली डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई जो स्ट्रॉन्ग बेस है उनके उदाहरण बताओ, तो क्या क्या एग्जांपल दोगे, NaOH और KOH और COH होल ट्वाइस और MgOH होल ट्वाइस, है ना। वीक बेस के एग्जांपल दोगे NH4OH, ठीक है। इसी तरह से एसिड के एग्जांपल दोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, H2SO4, HCl, HNO3, है ना। और वीक एसिड कौन कौन हो जाएंगे, जैसे CH3COH, है ना, H2CO3, ओके। अब मैं बोल रहा हूं कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमारा सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल। वीक एसिड वीक बेस से करेगा तो भी कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। और स्ट्रॉन्ग बेस अगर वीक एसिड से रिएक्ट करेगा तो कैसा सॉल्ट बनेगा, बेसिक। और अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से करेगा तो कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। शाबाश, ठीक है। क्या कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने पहले भी कर रखी है। आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट है व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स एंड बेस। इनमें क्या कॉमन है, तो सारे एसिड्स में क्या क्या कॉमन है, कुछ बताओ।
both conducts electricity, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट, शाबाश। दूसरा both provide ions, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों इलेक्ट्रिसिटी, बोथ एक्वस सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दूसरा आ गया क्या, बोथ प्रोड्यूस आयंस, शाबाश बेटा। और कुछ है, both when reacts with metal produce hydrogen gas, शाबाश, बहुत अच्छा एग्जांपल बेटा, है ना। चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, अगर ये किससे, मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, शाबाश बेटा। और कुछ याद आता है, बताऊं मैं, हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, याद आ गया कि एसिड और बेस दोनों ही क्या देते हैं मिलकर के, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो 4 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाए, 4 पॉइंट लिख दिया हमने आंसर से, ठीक है क्या। चलो भाई, इसको हम लोग हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं कि सारे एसिड्स में क्या क्या कॉमन है, तो जो एसिड्स की प्रॉपर्टीज है वो लिख देंगे। बेस में क्या क्या कॉमन है, तो जो बेस की प्रॉपर्टी है वो लिख देंगे। बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक का समझ में आ गया, ठीक है। अगला जो हमारे पास में आ जाएगा वो आ जाएगा पीएच एंड पीएच स्केल, पीएच एंड पीएच स्केल। सिंपल बात करेंगे, पीएच एंड पीएच स्केल, देखो देखिए आपके नोट्स में दे रखी है क्या, ये पीएच एंड पीएच स्केल है, सिंपल। पीएच स्केल एक कलरफुल स्केल होती है, आपको पता ही है इस चीज का, है ना। पीएच स्केल हम लोगों ने जब पढ़ा था तब भी हम लोग ला करके देखी थी। पीएच स्केल के अंदर बीच में कितना नंबर होता है भाई, 7, शुरू में कितना होता है, 0, लास्ट में कितना होता है, 14, 0 से 7 कैसी पीएच होती है, एसिडिक, 0 से 7 से 14 तक, बेसिक, और 7 पे न्यूट्रल। सिंपल आता है, तुमको सब बिल्कुल आता है ना। इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, इसके अंदर सबसे पहले आता है कि जो प्लांट ग्रो करते हैं वो एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर ग्रो करते हैं। जो फिशेस सर्वाइव करती है वो भी एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर सर्वाइव करती है। फिशेस की जो सर्वाइवल रेट है वो 4.8 से लेकर के 7.5 पीएच, है ना, वहां तक सर्वाइव करती है। उसके ऊपर ये जो है वो मरने लग जाती है। उसके बाद में आ गया टूथ डीके, कब होता है, टूथ डीके कितनी पीएच के नीचे होता है रे, 5.5। बहुत बढ़िया बेटा। उसके बाद में आ गया हमारे स्टमक के अंदर जो HCl भरा हुआ होता है उसकी पीएच कितनी होती है पता है क्या, 2। हाँ, लगभग 2 से कम, ठीक है ना। तो उसकी वजह से हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती है, एसिडिटी वगैरह जो प्रॉब्लम होती है वो किसकी वजह से होती है, एसिडिक। HCl। पर ये अच्छा भी है, किसके लिए अच्छा है, हमारे डाइजेशन के लिए, ठीक है, इट किल्स जर्म्स, ठीक है। तो ये एसिडिक मीडियम हो गई। अच्छा, इसके अंदर फिर आगे जाएंगे तो हमारे पास में जो ईसोफेगस है ना, ईसोफेगस बोलते हो, डियोडेनम बोलते हो, है ना, डियोडेनम बोलते हो, क्या बोलते हो उसको, esophagus, ईसोफेगस किसको बोलते हैं। तो ईसोफेगस जो आगे जाकर के हमारा स्टमक बनेगी वही आगे जाकर के क्या बनेगी, डियोडेनम बनेगी। तो वो जो डियोडेनम, तो आगे जाकर के डियोडेनम का जो पीएच है वो कैसा हो जाएगा, बेसिक। बेसिक क्यों हो जाएगा, बेसिक क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे बेटा ये तो आना चाहिए, बायोलॉजी वाला पार्ट है। बेसिक क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो पैंक्रियाटिक जूस है वो आता है उसके अंदर, है ना, याद आ गया। पैंक्रियाटिक जूस जो होता है उसकी पीएच कैसी होती है, बेसिक पीएच होती है, ठीक है, बस समझ में आ गया। और कोई डेली लाइफ एप्लीकेशन पता है तुमको, क्या है बताओ। वैसे तो बहुत सारी डेली लाइफ एप्लीकेशन है, जैसे मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि जो सोप है वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। मैंने बताया था न्यूट्रल सोप होते हैं जो खाने के बर्तनों को धोने के काम में आते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें। चीटी या शाबाश, जब हमको कोई फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर रिलीज कर देता है, जैसे कि कोई बीटल या, है ना, कोई एंट स्टिंग से, वास्प से, तो उसकी वजह से भी हमारे अंदर क्या हो जाता है, एसिडिटी बढ़ती है। तो उसके ऊपर अगर अपन कोई बेसिक चीज अप्लाई कर दे तो वो भी हमारे को आराम देती है। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, ये तो हो गई पीएच की से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें। अब हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की। तो बेसिकली 4 तरह के इंडिकेटर है। पहला तो न्यूट्रल, फिर आ जाएगा सिंथेटिक इंडिकेटर, फिर आ जाएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर, और एक आ जाएगा कौन सा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स याद है, स्मेलिंग इंडिकेटर, स्मेल इंडिकेटर, स्मेल सेंसिंग इंडिकेटर, ठीक है। न्यूट्रल इंडिकेटर का एग्जांपल जो नेचुरल इंडिकेटर है, लिटमस, जैसे कौन से, लिटमस, बहुत बढ़िया है ना।
तो इसके अंदर देखो क्या, जो लिटमस है, तो लिटमस जो है वो लाइकेन से बनता है। ये क्या करते हैं, हमने देख ही लिया एसिड को, एसिड और बेस दोनों का जब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तब देख ली इसकी। टर्मरिक की क्या खास बात है, टर्मरिक होती खुद ही कैसे कलर की है, येलो कलर की। क्या टर्मरिक के ऊपर एसिड डालेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? नो सर, वो येलो का येलो ही रहेगा, पर बेस के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? रेड। इसीलिए जब भी कभी आपके कपड़ों के ऊपर कड़ी का दाग लग जाए तो कभी भी उसको धोने के लिए मत डालना डायरेक्टली, क्योंकि वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएगी, रेड कलर छोड़ देगी। फिर वो हालांकि वो लंबे समय बाद में रेड कलर धोने के बाद हट जाता है, पर फिर भी उसको इसलिए रेड कलर आता है। ठीक है। अब सिंथेटिक इंडिकेटर के अंदर दो है, फिनोक्सिलिन और मिथाइल फिनोक्सिलिन का मेनली कलर कैसा होता है? कलरलेस। और जब ये बेस से रिएक्ट करेगा कैसा हो जाएगा? पिंक। जब मिथाइल ऑरेंज का बेसिक कलर कैसा होता है? Yellow। ऑरेंज कलर। कैसा होता है? ऑरेंज कलर। जब ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो कैसा हो जाएगा? रेड। और बेस से करेगा तो कैसा हो जाएगा? येलो। पिंक भी बोल सकते हो, है ना, रेड को पिंक भी, पिंकिश कलर या रेडिश कलर है। ठीक है, कुछ डाउट है बेटा? नहीं। अब आ जाएंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो अलग अलग कलर देता है, अलग अलग पीएच के साथ में। जो पीएच के जो कलर होते हैं ना, वो जनरली वैसे ही होते हैं जैसे हमारी पीएच स्केल के ऊपर होते हैं। ठीक है क्या? अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? क्लोव, अनियन। अनियन। अनियन किसके अंदर डालने पर अपनी स्मेल छोड़ देता है? क्लॉथ। अनियंस को हम लोग किसके अंदर डालें, एसिड में या बेस में? बेस के अंदर डालेंगे तो अपनी उसके अंदर स्मेल आएगी क्या? नहीं आएगी। आएगी? नो सर। कंफ्यूजिंग है भाई तुम्हारे अंदर, है ना? तो कंफ्यूजन है तो ये भी तुम मुझे याद करके बताना कि भाई एसिड बेस के अंदर डालने पर क्या हमारा जो अनियन है वो स्मेल देता है या नहीं देता। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट और अगला टॉपिक कुछ कॉमन सॉल्ट्स की, कुछ कॉमन कंपाउंड्स की, है ना। उसके अंदर कुछ कॉमन कंपाउंड्स में सबसे पहला है NaCl। ठीक है। NaCl जो है वो हम लोग पता ही किसके अंदर काम में लेते हैं, फूड के अंदर। इसको एज ए प्रिजर्वेटिव भी यूज करते हैं। यस सर। प्रिजर्वेशन के अंदर जो खट्टा नींबू का अचार वगैरह बनाते हैं वो हम लोग किसमें बनाते हैं, नमक में, प्योरली नमक के अंदर बनाते हैं। नींबू लो उसके अंदर नमक डाल, एरियाज में फिश को ज्यादा टाइम तक रखने के लिए भी नमक छिड़क देते हैं। बहुत बहुत बढ़िया बेटा। इसका हम लोग उपयोग करते हैं NaOH बनाने के लिए। तो NaCl से NaOH बनाने का एक तरीका है, उसको क्या बोलते हो? क्लोर एल्कली प्रोसेस। बहुत ही सुंदर जवाब, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस, बहुत अच्छा बेटा। ठीक है। अब उसके बाद आ जाएगा क्या, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा जो है वो होता है NaHCO3। मुझे बताओ क्या NaHCO3 को तुम डायरेक्ट डाल सकते हो खाने में? नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि गर्म होने पर ये टूट जाएगा और वॉशिंग सोडा बना लेगा। हाँ, NaHCO3 को गर्म करने पर ये टूट करके Na2CO3 बन जाएगा और वॉशिंग सोडा बन जाएगा। खाने को और क्या कर देगा, कड़वा कर देगा। तो इसको सही करने के लिए क्या करूं, बेकिंग पाउडर बना दूं। बेकिंग पाउडर किसके साथ रिएक्शन पर बनता है? NaHCO3 की टार्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर, टार्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो है वो खाने के टेस्ट को क्या करता है, एनहांस करता है। ठीक है क्या। उसके बाद में आ जाएगा हमारा कौन सा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की क्या खास बात होती है, मैंने कल भी क्वेश्चन पूछा था कि कितने H2O होंगे उसके अंदर, 10 H2O होंगे, है ना, वॉशिंग सोडा के अंदर। वॉशिंग सोडा को मेनली क्लीनिंग और सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के लिए यूज लिया जाता है। ये धोबी इसको यूज में लेते हैं क्योंकि क्या करता है, खारे पानी के साथ में भी कपड़े धोए जाए ना तो भी उसको मीठा करके उसके अंदर झाग बना देता है, अच्छे से कपड़े धो देते हैं। ठीक है। इसके अंदर एक और चीज है क्या, वो थी हमारी CaOH होल्ड ट्वाइस में अगर मैं क्लोरीन गैस पास करूं, मतलब लाइम वाटर में क्लोरीन गैस पास करूं तो क्या बनेगा? बोलो। CaCl2।
इसके अंदर बनेगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनेगा? CaOCl2। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर को किस लिए यूज लिया जाता है? टू ब्लीच एनी डाई, है ना, डाई इंडस्ट्री में मेनली यूज होता है, ठीक है, ब्लीच करने के लिए। तो ब्लीच मतलब होता है रंग को गायब कर देना, ठीक है। और अपने पास में लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो क्या, दो चीजें हैं, एक तो है CaSO4.2H2O, एक है CaSO4.12H2O। मुझे बताओ CaSO4.2H2O अगर है तो उसको क्या बोलेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। और जो CaSO4.12H2O उसको क्या बोलेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोनों के अंदर से हम लोग जब गर्म करते हैं इसको तो इसमें से डेड वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। कैसे निकलता है हम लोग पहले इसकी बात कर चुके। अब यहाँ जो पीछे H2O आ रहा है ना, डॉट डॉट, इनको क्या बोलते हो बेटा? हेमीहाइड्रेट। और एक और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि CuSO4 के पीछे कितने H2O होते हैं? 5H2 और FeSO4 के पीछे 7H2 और Na2CO3 के पीछे 10H2 और बताओ तुम लोग Fe2O3 के पीछे X कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये चार